तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कमेंट्स जो आए थे हमारे पोस्टर पे, मैं पहले उसको आपको सुना दूं। हारून शेख ने लिखा है, हारून शेख, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। स्वामी जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार हारून भाई। 2014 से कोई पत्रकार परिषद नहीं है। जब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही नहीं तो पत्रकार परिषद कहां से बनाएंगे। और जिसे लोकतंत्र, पत्रकारों की या पत्रकार परिषद की या लोकतंत्र के, जो कहा कि मैंने कल भी बताया था कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता यानी मीडिया, और इनमें से सब सड़ चुका है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सड़ चुका है। न्यायपालिका और कार्यपालिका गिरवी पड़ा हुआ है। और पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है वो बिक चुका है, पूरी तरह से बिक चुका है, जिसे आप गोदी मीडिया के नाम से आप जान रहे हैं। तो कहां से रहेगा। दूसरी बात, किसान, नौजवान, इन पर भविष्य की रणनीति क्या है। किसान और नौजवानों को नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे नौकरी नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई विजन या कोई प्लान नहीं है। नौकरी देने के लिए भी तो कुछ तो होना चाहिए। आज नहीं नौकरी दे पा रहे हैं तो कल दे सकते हैं, ऐसा आप माने या हम माने, मानकर चलें, जो माने वो उनके लिए ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है, यानी नरेंद्र मोदी जनता पार्टी कह सकते हैं, तो मोदी जनता पार्टी जो सरकार चला रही है उसके पास कोई ऐसा विजन ही नहीं है। आगे अभी नौकरी देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भविष्य में हजारों साल, मतलब कितने भी साल जोड़ लो, कभी भी कोई भी नौकरी नहीं दे पाएगा अगर दूसरी सरकार आ गई। मान लीजिए अगर इसको, इस दिशा को, इस नीतियों को बदला गया तब तो नौकरी दे पाएगी। अगर आने वाली सरकार, किसी और की सरकार आ गई, मोदी चले गए, तो किसी और की सरकार आ गई, वो भी नहीं दे पाएगी अगर इन नीतियों को जारी रखेगी। क्योंकि सरकार जिस नीति पर चल रही है वहां वो होता है सेंट्रलाइजेशन। छोटी छोटी इकाइयों की जगह बड़े बड़े उद्योग लगा, बड़ी बड़ी इकाइयां लगाना। अगर एक बिस्किट बनाने की भी एक फैक्ट्री है तो छोटी छोटी इकाइयां जगह जगह लगा करके बिस्किट बनाने की अगर बनाया जाए तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर वही एक बहुत बड़ी ब्रिटानिया जैसी कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी आपके देश में आए, एक बड़ी फैक्ट्री लगाए और उत्पादन करे और आपको बिस्किट बनाकर बेचे, तो आप समझो उससे रोजगार भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, कम से कम लेबर में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगी। जब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगी कम से कम लेबर में, तो उसका लागत मूल्य कम होगा, लेकिन वो बाजार के हिसाब से ज्यादा दाम पर बेचेगी, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएगी। वो मुनाफा गरीबों में, हम में, मजदूरों में नहीं बांटेगी, वो मुनाफा आपको भी नहीं मिलेगा। यानी मान लीजिए अगर सेंट्रलाइजेशन से एक फैक्ट्री, एक उत्पादन, मान लीजिए एक मोबाइल है, एक मोबाइल अगर कोई कंपनी बना रही है और छोटे छोटे इकाई लगा करके गांव में, जैसा कि चाइना में है, तो बना रही है, तो इसकी लागत ज्यादा होगी, हम मानते हैं इसकी लागत ज्यादा होगी, लेकिन लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब इसे सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा कैंपस के अंदर, और सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, वहीं पे इसे बनाया जाएगा, वहीं पे इसका असेंबल किया जाएगा, तो इसकी लागत मूल्य कम हो जाएगी। लेकिन उस लागत मूल्य कम होने पर आपको सस्ता मिलेगा ऐसा नहीं, आपको जो पहले मिल रहा था उससे भी ज्यादा मिलेगा। उसमें होगा क्या कि जो मालिक बना रहा है उसका लाभ बढ़ जाएगा।
लेकिन समाज को क्या नुकसान होगा? समाज को नुकसान यह होगा कि समाज का रोजगार चला जाएगा। जहां 2000 आदमी काम करते थे वहां 200 आदमी से वो फैक्ट्री काम चला लेगी। जब 200 आदमी से काम चला लेगी तो उसको तो फायदा होगा, उद्योगपति को तो फायदा होगा, लेकिन आम आदमी का रोजगार भी चला जाएगा और आम आदमी को जो उपभोक्ता होगा उसको भी फायदा नहीं होगा। इसे ही कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का स्वरूप, इसे ही कहते, यही एक्चुअली है, इसे कह सकते हैं कि मतलब सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन से जो नरेंद्र मोदी की नीति है, नरेंद्र मोदी की नीति सेंट्रलाइजेशन है, यानी सब कुछ अडानी अंबानी करेंगे, बाकी सब लोग मजदूरी करेंगे। तो जब सेंट्रलाइजेशन होगा तो नौकरी जाएगी। आज तो छोड़िए, आज के 100 साल बाद भी ये नौकरी नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए मोदी को कोई अमृत पिला दिया जाए और उन्हें अमर कर दिया जाए और उन्हें अमर करके बोला जाए कि भाई नरेंद्र मोदी आप 100 साल तक भारत को चलाओगे, तो नरेंद्र मोदी 100 साल बाद भी लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी नीतियां गलत हैं। अब इन नीतियों को आगे आने वाली सरकार, जो सरकार में आएगी, अगर वो इन नीतियों को पलटेगी, वो डिसेंट्रलाइजेशन के महत्व को समझेगी, तब वो लोगों को रोजगार दे पाएगी। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी एक नारा देते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, या नरेंद्र मोदी ये कहते हैं लोकल को वोकल करना है, लोकल को लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी खुद ही मजाक करते हैं, क्योंकि उनकी नीतियां सेंट्रलाइजेशन की है, तो लोकल कहां से डेवलप करेगा? उनकी नीतियां हैं कि अडानी एक फैक्ट्री बनाए जिसमें सब कुछ बने, अडानी एक घराना हो जहां देश के सारे रोड अडानी बनाए, जहां देश के सारे पोर्ट अडानी चलाएं, देश के सारे हवाई जहाज अडानी चलाएं, देश का सारा रेलवे अडानी चलाएं। यह है सेंट्रलाइजेशन। तो जब सेंट्रलाइजेशन होगा तो नौकरी कहां से दे पाएंगे? फिर सेंट्रलाइजेशन जब नरेंद्र मोदी चाहते हैं, तो जब यह कहते हैं कि लोकल को वोकल होना चाहिए, तो मजाक करते हैं लोगों का। अब मूर्ख जो होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, जो पढ़े लिखे नहीं होते, भारतीय आज भी मूर्ख हैं, पढ़ लिख करके भी मूर्ख हैं, ये कहने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं उसे कह सकता हूं, आराम से इसे आप भी समझ सकते हो कि नरेंद्र मोदी एक तरफ सेंट्रलाइजेशन करके अडानी को ही पूरा देश चलाने के लिए देना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं लोकल का वोकल हो जाए। तो लोकल के वोकल का मतलब तो ये होता है कि आपके गांव के आसपास में बिस्कुट की फैक्ट्री बने। लोकल के वोकल का मतलब यह होता है कि आपके आसपास, आपके क्षेत्र में मोबाइल बनाने की कंपनी हो, आपके क्षेत्र में बिजली बनाने की, बल्ब बनाने की, जो भी सामरिक जरूरतें हैं आपकी, उनकी इकाई आपके आसपास हो। जैसे आपके क्षेत्र में अगर गेहूं पैदा होता है तो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, आलू पैदा होता है तो चिप्स बनाने की फैक्ट्री, इसे कहते हैं लोकल का वोकल, और यह डिसेंट्रलाइजेशन से होगा। लेकिन अगर अडानी को नरेंद्र मोदी चलाने के लिए देंगे तो अडानी आपके क्षेत्र में क्यों बनाएंगे? वो तो एक इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे जहां एक दो आदमी बटन दबाने के लिए रहेंगे और सब कुछ बनकर पैक करके एकदम से बॉक्स में तैयार होकर बाहर निकलेगा और वो आपके पास, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में भेजा जाएगा। आपको लेना ही पड़ेगा, आप लोगे नहीं तो करोगे क्या? अब अगर चलिए आज बाजार में चले जाते हैं तो दो प्लेयर हैं बड़े। अब आप जाइए तो या तो अडानी का सरसों तेल मिल रहा है और या तो बाबा रामदेव का। अब तीसरा सरसों तेल आप कहां से ढूंढेंगे? तो नहीं लेंगे तो करेंगे क्या? जाएंगे कहां? लेना ही पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे आज तो क्या, जिंदगी में कभी भी अगर उनको 100 साल अमर करके 100 साल के लिए सत्ता दे दी जाए तब भी वो रोजगार दे पाए। गलत है। तो
वो नहीं दे पाएंगे। और लोकल लोकल की बात जो करते हैं वो मजाक करते हैं। और भी भाई ने लिखा है, उसको भी पढ़ लेता हूं। बहन बेटियों का सम्मान बिल्कुल नहीं है। बहन बेटियों को सम्मान वो देंगे कहां से? जब न्याय व्यवस्था सही होगी, जब नीयत सही होगी, तब तो बहन बेटियों को सम्मान मिलेगा। उनकी तो नीयत ही साफ नहीं है और ठीक नहीं है। जब नीयत ठीक नहीं है तो बहन बेटियों को सम्मान कहां से मिलेगा? वो तो मिलना ही नहीं है, वो तो कभी भी मिलना नहीं है। केवल एक धर्म विशेष से नफरत के कारण हम सभी किस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा कि आज पूरा देश नफरत की आग में जल रहा है और ये जलाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। दो गुजराती हैं, गुजरात के पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी हैं। मैं अडानी अंबानी को क्यों कह रहा हूं कि वो नफरत की आग लगाए हैं, जला रहे हैं? मुझे तो नेता हैं मोदी और शाह को कह सकते हैं, लेकिन अडानी अंबानी को क्यों कहें? मेरे भाई, आपको पता होगा कि जो गोदी मीडिया है वो पूरा का पूरा अडानी अंबानी का, इसीलिए तो गोदी मीडिया है। और किसी भी अडानी अंबानी के चैनल पे हिंदू मुसलमान के मुद्दे के अलावा कोई चैनल, कोई मुद्दा अगर चलता हो, कोई प्रोग्राम अगर चलता हो तो बताइए। मैं तो बहुत दिन पहले छोड़ दिया देखना। आप लोग अगर देखते हो तो देखकर बताइए कि किसी भी अडानी अंबानी के चैनल, यानी किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पे हिंदू मुसलमान के मुद्दे के अलावा कोई और मुद्दा चलता हो तो मुझे बताइए। वही चलता है। और वो चलाते कौन है? अडानी अंबानी चलाते हैं। तो मैंने जो कहा कि अडानी अंबानी और मोदी शाह, चार गुजराती, दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है, तो यही चार गुजराती जो हैं मिलकर के नफरत भी फैला रहे हैं। यही लोग हैं। मोदी शाह कह रहे हैं कि नफरत फैलाओ, अडानी अंबानी फैला रहे हैं। अब आप कहेंगे अडानी अंबानी, मैंने बता दिया, व्याख्या कर दी कि अडानी अंबानी कैसे फैला रहे, वही फैला रहे हैं। चैनल उनका है तो वो आप देख लो, कोई भी चैनल खोल करके, जो आपको पता होगा, अब उनके मालिकों का नाम पता कर लो किसका है। सारे 59-60 चैनल, सब न्यूज चैनल्स जो हैं वो अडानी अंबानी के हैं। तो और उन पर सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं जाता। तो फैलाने वाले, मतलब बेचने वाले दो गुजराती, खरीदने वाले दो गुजराती, कहने वाले कि नफरत फैलाओ दो गुजराती जो सत्ता में बैठे हैं, फैलाने वाले जो उन चैनलों के मालिक हैं दो गुजराती, वो नफरत फैला रहे हैं। यम अली लिखते हैं विकास और रोजगार चाहिए। बिल्कुल, विकास और रोजगार चाहिए, लेकिन विकास होगा कहां से? विकास की भ्रूण हत्या कर दी गई। विकास को जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया। विकास का एनकाउंटर कर दिया गया। मैं वो उस विकास दुबे की बात नहीं कर रहा हूं जिसको योगी जी ने मरवा दिया, हालांकि वो उन्हीं का आदमी था। मैं उस विकास की बात कर रहा हूं जो इस देश में होना था, उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। कैसे भ्रूण हत्या कर दी गई? उसे गर्भ में कैसे मार दिया गया? मैं ये कैसे कह रहा हूं? देखिए, विकास होना था। नरेंद्र मोदी आए और विकास का नारा देकर के वो चुनाव लड़े, जीते, लोगों को नौकरी, ये वो जो भी किया। लेकिन आते ही उन्होंने एफडीआई को 100% इन 100 सेक्टर लागू किया। खत्म, विकास की भ्रूण हत्या हो गई। विकास तभी होता जब डिसेंट्रलाइजेशन होता। मैं पहले ही कह चुका हूं, जब गांव गांव में फैक्ट्री लगती, जब आपके क्षेत्र में फैक्ट्री लगती, उत्पादन इकाई बनाई जाती, तब विकास होता। वो तो करना ही नहीं है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने तो एफडीआई ला दी। अब एफडीआई से पैसा जो आएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, देसी कंपनियां आएंगी, तो वो बड़े बड़े शहरों के आसपास बड़े बड़े उद्योग, मतलब बड़े बड़े मल्टीनेशनल फैक्ट्रियां लगाएंगी, जिसमें लाखों टन रोज का रोज पैदा होगा। लेकिन वो उसको पैदा करने के लिए आपको वहां मजदूर नहीं रखा जाएगा, आपको लेबर नहीं रखा जाएगा, वो तो मशीनें बना लेंगी। आपकी जरूरत कहां है? इसीलिए तो प्लान करके आपको मारा जा रहा है। आपको मारने का प्लान पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि आपकी जरूरत नहीं है। देश को, दुनिया को मैं कह रहा हूं,
दुनिया के पूंजीपतियों को, दुनिया के सर्वहारा की, दुनिया के गरीबों की, दुनिया के मजदूरों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मार रहे हैं। किसी बहाने से मार देंगे। मारने के लिए बहुत से तरीके हैं। भूखे मार देंगे, महामारी से मार देंगे, गरीबी से मार देंगे। ऐसा कुछ काम करेंगे जिस पर आप सड़कों पर उतरोगे, गोली से मार देंगे, डंडे से, लाठी से मार देंगे। मार देंगे, मारना ही उनका विजन है और वो मारेंगे ही, क्योंकि उनके पास अब आपके लिए कोई काम नहीं रह गया। उनके हिसाब से आपकी अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आज आवारा पशु उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। लेकिन वो आवारा पशु हैं कौन? लोगों के घरों में रहते थे, उनसे हल जोता जाता था, उनको उपयोग में लिया जाता था, कृषि कार्य में उपयोग किया जाता था। तो अब उर्वरक के कारण, जो खाद, यूरिया, डाई, डीएपी वगैरह के कारण उनकी जरूरत खत्म हो गई। खेत जुताई वगैरह में उनका यूज होता था, वहां भी नहीं हो रहा है। तो जब तक गायें या जो भी है वो दूध देते हैं, कोई काम आते हैं तो रखते हैं, जब नहीं रखते तो छोड़ देते हैं। एक बात समझो, जो आवारा पशु, आज बहुत से लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, छोड़ दीजिए, जो आवारा पशु हैं वो हमारे लिए मुसीबत बन चुके हैं। आपके लिए, किसानों के लिए। और किसानों के लिए मुसीबत इसलिए बन चुके हैं कि उन पशुओं का उनके कृषि से अलग कर दिया गया है। इस बात को समझिए, यह तर्क आपको कोई नहीं देगा। मतलब आपके ही पशुओं को आपसे अलग कर दिया गया है, तो वो आवारा हो गए हैं और इसलिए वो आप पर बोझ हैं। और इसलिए अब यहां तक कि आपके मन में यह भी होता होगा कि पहले जो चलता था इनको मार के खाते थे, जो भी होता था वही होना चाहिए। यानी आप भी आज सोचते होंगे, अगर एक किसान है तो आप, क्योंकि हम भी किसान हैं, हमारा भी नुकसान होता है, हम भी यही सोचते हैं कि ये पहले ही सही था, ये जाते थे, इनको मार डालते थे, इनको कत्ल कर देते थे, वही ठीक था। हम भी यही सोचते हैं, एक किसान यही सोचेगा, क्योंकि किसान का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा तर्क जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो समझिए। आज आवारा पशु आप पर बोझ हैं, सच है। उसी तरह से आप इस पूंजीवादी व्यवस्था पर बोझ हैं। आपकी जरूरत नहीं है। अब आपकी जरूरत, आपकी जगह अब टेक्नोलॉजी ले चुकी है, आपकी जगह बड़ी बड़ी मशीनें ले चुकी हैं, आपकी जगह कंप्यूटर ले चुका है। आपकी जरूरत नहीं है। आपका जिंदा रहना, आपको खिलाना पिलाना, यह सब इस सरकार के लिए या पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए भार स्वरूप है। वो चाहते हैं कि आप मर जाएं, क्योंकि आपकी अब जरूरत नहीं है। आप आवारा पशु हैं। इस बात को समझिए। तो जो कह रहे हैं, मेरे भाई ने उठाया सवाल कि बेरोजगार और विकास, तो विकास तो कभी होगा ही नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी भी विकास हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, क्योंकि उनकी दिशा विकास की नहीं है, उनकी दिशा विनाश की है। विकास का एक ही रास्ता है, डिसेंट्रलाइजेशन, और नरेंद्र मोदी की नीति है सेंट्रलाइजेशन। कोई भी तर्कशास्त्री दुनिया का यह साबित कर दे कि सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से विकास नहीं होगा, या यह साबित कर दे कि सेंट्रलाइजेशन से विकास होगा, तो मैं उसका चरण धोकर पी लूंगा। कोई नहीं साबित कर सकता, कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी नहीं साबित कर सकता। मुझसे डिबेट कर ले, मैं बताता हूं, नहीं कर सकता। तो विकास तो भूल जाइए, विकास तो होना ही नहीं है। सेंट्रलाइजेशन से विकास कभी भी नहीं होगा। आपको रोजगार कभी भी नहीं मिलेगा। विकास को भूल जाइए, विकास कभी नहीं होगा। आज नहीं, मैंने कहा 100 साल अगर नरेंद्र मोदी रहे तो भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीतियां गलत हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। विकास और रोजगार कभी भी नहीं होगा, और रोजगार युवाओं को नहीं देंगे। रोजगार इसी तरह से सड़क पर निकलेंगे, सड़क पर निकलेंगे तो लाठी खाएंगे, उनको
ढूंढ ढूंढ करके छात्रावासों में जैसे मारा गया प्रयागराज में वैसे मारा जाएगा, मार करके उनको फेंक दिया जाएगा, गोली उन पर चला दी जाएगी, बहुत कुछ किया जाएगा। उनकी जरूरत ही नहीं है। आप नरेंद्र मोदी एक नंगे भूखे आदमी से आप नौकरी मांग रहे हो, एक भिखारी से आप नौकरी मांग रहे हो। नरेंद्र मोदी तो बेच खाए। चलिए एक बात बताता हूं, आपके गांव में एक किसान है, उसके पास 10 बीघा जमीन है। वो 10 बीघा जमीन में खेती करता है और आपने आसपास के 100-200 मजदूरों को उस 10 बीघा जमीन से नौकरी देता है, उसमें काम मिलता है। अब अगर आपका वो किसान यानी नरेंद्र मोदी जब उस जमीन को बेच देंगे तो नौकरी कहां से देंगे? कहां से आसपास के जो मजदूर काम करते थे खेतों में, उनको कहां से काम देंगे? आप समझ गए? जब नीति बेचने की हो, जब नीति सेंट्रलाइजेशन की हो, जब नीति सिर्फ अडानी अंबानी को आगे लाने की हो, तो आपके लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मैं इसे कितनी बार कैसे भी समझा सकता हूं। अब अगर आपका आईक्यू लेवल क्या है आप समझ सकते हैं दोस्तों, आप समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि विकास नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी नीतियां ही गलत हैं। रोजगार उनके पास है ही नहीं, वो खुद ही बेरोजगार हैं। नरेंद्र मोदी खुद ही बेरोजगार हैं। जिस दिन अडानी अंबानी कह दें कि हम तुम्हारी चौकीदारी नहीं चाहिए, अब तो मुझे क्या बोलते हैं वो है ना, बंगाल की ममता बनर्जी की चौकीदारी चाहिए, तो ममता बनर्जी हो जाएंगी। वो कह दें कि राहुल गांधी कल हमको चौकीदारी चाहिए, तो राहुल गांधी हो जाएंगे। वो कह दें कि अरविंद केजरीवाल हो जाए, या वो कह दें कि कोई भी XYZ, मुलायम सिंह का क्या नाम है, अखिलेश यादव हो जाए, तो अखिलेश यादव हो जाएंगे। उनको चौकीदार चाहिए, वो ये नहीं है कि वो मोदी ही चाहिए, वो कभी भी बदल सकते हैं। तो नौकरी खतरे में, तो जब खुद ही आपके प्रधानमंत्री की नौकरी खतरे में चली गई उसकी अपनी नीतियों के कारण, तो दूसरे को क्या नौकरी देगा? आप मांगो, जाकर के मांगो तो लाठी खाओगे। दोस्तों, एक निकेश पटेल हैं, बड़ा अच्छा पोस्टर बना कर डालते हैं। वो कई पोस्टर डाले हैं जिनका कोई मीनिंगलेस पोस्टर है, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। इसमें उन्होंने एक मीनफुल एक डाला है जिसका मतलब है सिर्फ 5 साल मोदी का समर्थन करने वाले अंधभक्त हैं। मतलब वो कहते हैं कि 5 साल मोदी का समर्थन करने वाले अंधभक्त हैं और 72 साल से एक ही परिवार के तलवे चाटने वाले नासा के वैज्ञानिक हैं। मतलब वो तंज कस रहे हैं कि जो मोदी का विरोध करते हैं वो वैज्ञानिक हैं और जो मोदी का समर्थन करते हैं वो अंधभक्त हैं। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे दोस्त। निकेश पटेल भाई, मैं ये कई बार बोल चुका हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जो 2014 से पहले बोला, अगर वो किया होता तो देश को विश्व गुरु बनाने से और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देशद्रोह किया, गद्दारी की, धोखा दिया। जिन बातों को कहा वो नहीं किया, उन बातों को वो जग जाहिर है। वो विरोध कर रहे थे आधार कार्ड का, आधार कार्ड लागू किया। वो विरोध कर रहे थे एफडीआई का, वो एफडीआई 100% 100 सेक्टर लागू किया। वो चाहते थे, वो कह रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, सबको 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा। वो कह रहे थे कि हम सभी काला धन वालों को जेल भेजेंगे। वो कह रहे थे कि हम काला धन नहीं लाए, काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया, काले धन को वहीं का वहीं बंटवारा करके अपने गुजराती भाइयों को दे दिया, अपने चोर मित्रों को दे दिया। सभी गुजराती भाइयों को नहीं, लेकिन चोर मित्रों को दे दिया, चोर गुजरातियों को दे दिया, ऐसे कह सकते हैं आप। तो जो कहा था, उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहां बनाया? शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात, व्यवस्था परिवर्तन की बात करके आए थे। किस व्यवस्था में कौन सा परिवर्तन हुआ आप बता दीजिए।
क्या शिक्षा में कोई बदलाव हुआ? शिक्षा में विकास हुआ? स्वास्थ्य में विकास हुआ? स्वास्थ्य में कोई बदलाव हुआ? रोजगार 2 करोड़ देने का वादा करके आए थे, क्या दिए? तो 2 करोड़ रोजगार दिए? नहीं दिए। स्मार्ट सिटी बनाए? नहीं बनाए। किसानों की आत्महत्या को रोक सके, किसानों के हितों में फैसले लिए? नहीं लिए। किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे ज्यादा, पहले से ज्यादा कर रहे हैं। काले धन को रोक पाए? नहीं रोक पाए। काला धन अब 50% और ज्यादा विदेशी बैंकों में बढ़ चुका है। उन्होंने नोट बदली, नोट लॉन्चिंग किया, 2000 का नोट लॉन्च किया। अब 2000 के नोट भी पकड़े जा रहे हैं नकली। वो तो कह रहे थे कि आतंकवाद रुक जाएगा, नकली करेंसी रुक जाएगी, ये रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। अभी बंबई में मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले क्या, आज या कल, कहीं बंबई में बहुत ज्यादा संख्या में 2000 के नोट पकड़े गए हैं नकली। और डेफिनेटली वो उसमें नरेंद्र मोदी का ही हाथ होगा। वो प्रिंटिंग भी नरेंद्र मोदी ही करवाते हूं। मैं ऐसे कह रहा हूं, ये सही बात होगी, इसे मजाक में मत लीजिए, क्योंकि उसका धंधा भी वही करते हैं। वो कहते हैं नोट कोई छाप ही नहीं सकता, हर नोट में चिप्स लगा है। वही कहलवाए थे उस समय ना कि हर नोट में चिप लगा है, कोई सब पकड़ा जाएगा, और उनके अलावा कोई इसको जानता नहीं कि नोट कहां छपेगा, कैसे छपेगा। वो अपने कंट्रोल में ले रखे थे। तो बताएं कैसे नकली नोट छप रहा है? वो खुद ही छपवा रहे होंगे। वो कह रहे थे कि 5 लाख करोड़ का काला धन करेंसी में है, तो करेंसी में का 5 लाख करोड़ का धन, काला धन गया कहां? अब अगर नहीं मिला, अगर आरबीआई में पूरा व्हाइट मनी आ गई, आकर के व्हाइट मनी बन गई, तो 5 लाख करोड़ का काला धन गया कहां? यानी नरेंद्र मोदी ने बांट लिया, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में था। वो तो खुद ही कहते थे। तो निकेश भाई, 7 साल और 70 साल की बात नहीं है। 7 साल में जो भी सरकार रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, चाहे क्या बोलते हैं, कौन रहे, कांग्रेस की रही हो, चाहे जिनकी भी सरकार रही हो, चंद्रशेखर जी की रही हो, जिसकी भी 70 साल में जिसकी भी सरकार रही हो, जितना 70 साल में बनाया गया, नरेंद्र मोदी 7 साल में बेच डाले। अब उसके बाद क्या कहोगे? उसका भी जवाब दिया करो ना। आप हमसे तो पूछ रहे हो, हम 7 साल का वाले का विरोध कर रहे हैं, 70 साल वाले का नहीं कर रहे हैं। तो 7 साल वाले और 70 साल का जब हम कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि 1000 टाइम्स बेटर थी कांग्रेस। 1000 टाइम्स कांग्रेस अच्छी थी, अगर कंपेयर कर लो दोनों का। 70 साल में जो लूट नहीं सके कांग्रेसी, उसे 7 साल में नरेंद्र मोदी ने लूट लिया। 70 और वो लूट का माल भी सामने है आपके। 70 साल में कांग्रेस का कार्यालय देख लो, और 7 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय देख लो। 70 साल में कांग्रेस का कार्यालय गांव के क्षेत्रों में देख लो, और 7 साल में ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय देख लो, गांव गांव में बन चुका है। लूटा किसने? पैसा भी तो दिख रहा है ना। पैसा उनके दलाल पार्टी, मतलब मदर पार्टी कह सकते हैं कि आरएसएस के पास दिख रहा है। पैसा उनसे लगी हुई पार्टियों के पास दिख रहा है। पैसा गुजराती चोरों के पास दिख रहा है। पैसा है, वहां है, देखो। तो 70 साल में जो नहीं हुआ, 7 साल में अगर कर दिया नरेंद्र भाई ने, तो कैसे नहीं कहोगे? और कैसे कहोगे कि नहीं उनके वही अच्छे थे, ये कैसे कह दें? अब तो ये क्या, मैं तो कांग्रेस विरोधी था। मैं तो नरेंद्र मोदी के लिए 4 साल घर तक नहीं गया था, उनके लिए काम किया था। अब इस वेदना को, इस पीड़ा को भी तो समझिए कि जो आदमी 4 साल नरेंद्र मोदी के लिए काम किया होगा, उसके मन में आज कितनी तकलीफ होगी कि वो आदमी एक भी बात नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं किया, सबका सब पे गद्दारी कर गया। तो तकलीफ होगी कि नहीं हो? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलो। और चलिए, नहीं किया होता, अगर नहीं किया होता, बाद में करता, तो हम इंतजार करते। वो आते ही ऐसा काम किया जिससे कोई दूसरी सरकार आकर भी ना कर पाए, तो क्या करोगे? जैसे मैं बताता हूं, एक घर है। अब ये घर, इस घर को अच्छा बनाना है।
जो पहले की सरकारें थी उसे अच्छा नहीं बना रही थी, हम परेशान थे, हम कह रहे थे कि इसको अच्छा बनाओ भाई, ठीक करो, व्यवस्था को ठीक करो, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, ये है, जो भी घर की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी, हम अच्छा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने उसको उठा के बेच डाला। कमाल है यार। तो कम से कम टूटा फूटा जो चल रहा था वो भी बिक गया। बेचने वाला अच्छा है या कम से कम चला रहा था वो अच्छा है? ये आपके आईक्यू लेवल पे है, आपकी बुद्धि पे है, आप अपनी बुद्धि से समझ सकते हो। कोई भी चीज आप कमेंट लिखिए, मैं आप हर आदमी का स्वागत करता हूं। निकेश पटेल भाई, हो सकता है आप गुजराती हो, और मैं डंके की चोट पे बात कहता हूं कि सारे भारत के सारे माफिया और सारे चोर गुजराती हैं। 90% चोरों की संख्या बता रहा हूं, सारे गुजरातियों को नहीं कह रहा हूं, सारे गुजराती ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो अगर 100 चोर हैं, 100 माफिया हैं भारत में, तो 90 माफिया गुजराती हैं। साबित कर लो। नाम मैं बताता हूं, आप नाम बताओ किसी एक का। आप एक का बताओगे, मैं 10 का बताऊंगा। आप एक नॉर्मल आदमी, किसी भी आदमी का बताओगे तो मैं 10 गुजराती का नाम बताऊंगा जिसके कारण देश डूब गया, पानी में बर्बाद हो गया। आप बोलो, बता के देखो। तो चलिए, अगर आप गुजराती हैं, इसके लिए मेरा विरोध करते हैं तो ये मत कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से समर्थक गुजराती भाई हैं, वो हमारा समर्थन करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूं। तो न्याय से आप जो भी सवाल पूछ